हमने कल ही आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, उस स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जिस तरह से नए नए टारगेट सेट कर रही है, कांग्रेस जिस पर फुल टारगेट था उसकी समाप्ति हो गई। केजरीवाल जो टारगेट पर थे उनको संट कर दिया गया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या क्या है? जेपी नड्डा के एक बयान के बाद कि हमें आरएसएस की नहीं, हम खुद से कैपेबल हैं कि हम चुनाव जीत लें, लेकिन झटका लगने के बाद आरएसएस काफी नाराज हुई थी और इस नाराजगी का दंश झेलना पड़ा। ये मुश्किल कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलों भरा था। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आरएसएस के साथ मंथन के दौर से गुजर रही है, जहां मंथन इस बात को लेकर के चल रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके साथ साथ और कौन उनका सहयोगी होगा। ये सारे लिस्ट तैयार हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं नई सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है और नई सरकार जो इस वर्ष के अंत में बिहार में बनेगी, उसको लेकर के भी इस पर मंथन चल रहा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आज फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज की भीतर की बात में इस बात को लेकर के हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि एकमात्र बिहार जहां चुनाव होने हैं, इस पूरे साल बिहार पर इस देश की नजर होगी और बिहार किस करवट बैठता है, बिहार का चुनाव किस करवट बैठता है, बिहार की राजनीतिक गतिविधियां किस दूर तक लेकर के जाती हैं और इसके असर आने वाले जो चुनाव हैं कई राज्यों में 2026 में, 2027 में, 2028 में और फिर 2029 में जो वन नेशन वन इलेक्शन होना है, उसको कितना प्रभावित करेगी। बिहार के चुनाव पर सबका फोकस है, लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की एक्टिविटी हो रही है उसको लेकर के हमारी नजर बनी हुई है और हम लगातार भारतीय जनता पार्टी के इनर सोर्सेज जो है उनकी गतिविधियों को वॉच कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये बात कहा कि वो बिहार में भी चुनाव के बाद ये तय करेगी, बैठ करके तय किया जाएगा कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होगा या फिर राजनीतिक परिवर्तन होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के हम लगातार आपको खबरें बता रहे हैं। अब हमारे पास जो खबर है, भीतर से जो हमारी खबरें निकल करके आ रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने एक दीर्घकालीन प्लान बनाया है, जो प्लान अभी से लेकर के यानी होली के आसपास हम आपको बता रहे थे कि कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा, उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इस सुगबुगाहट का असर उन राज्यों पे पड़ने वाला है जहां भारतीय जनता पार्टी या तो अपने दम पे सरकार में नहीं है या फिर वहां कमजोर है। हमने कल ही आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, उस स्ट्रेटजी के तहत भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जिस तरह से नए नए टारगेट सेट कर रही है, कांग्रेस जिस पर फुल टारगेट था उसकी समाप्ति हो गई। केजरीवाल जो टारगेट पर थे उनको संट कर दिया गया। अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का टारगेट क्या क्या है, लेकिन इन सब के साथ साथ आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सब कुछ करेगी कैसे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मौका मिल गया है। ये पूरा का पूरा साल अक्टूबर नवंबर तक राजनीतिक बिसात बिछाने, शांति से 2029 तक का प्लान बनाने और मंथन करके बिहार में कैसे अपनी सरकार बनाई जाए, उसके साथ साथ इस देश में अलग अलग हिस्सों में जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां कैसे अपनी पैठ जमाई जाए। सबसे प्रबल विरोधी जो थे नीतीश कुमार, उनको तो 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने साध लिया और अपने साथ लेकर के चली आई। अब आगे क्या आगे भी नीतीश कुमार को लटकन बना करके घुमाती रहेगी या फिर कोई नया एक्शन लेगी? इन्हीं सब बातों को लेकर के होली से पहले भाजपा कोई बड़ा खेल करेगी, इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और इसमें साफ साफ लग रहा है कि जो बिसात है वो बिछने लगी है। बिसात बिछाने का काम सभी तरफ से हो रहा है, सभी एंगल से बिसात बिछाया जा रहा है और अंततः नया अध्यक्ष और नई सरकार से ही इसकी शुरुआत होगी। आपको याद होगा कि हमने थोड़ा सा हम पीछे लेकर के आपको चलते हैं कि हमने आपको ये बात अक्टूबर में 2024 अक्टूबर में हमने आपको ये बात बताई थी। सरकार बन गई थी। सरकार बनने के बाद हमने आपको
सिलसिलेवार ढंग से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चल रही है उस रास्ते में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में रिश्तों में थोड़ी खटास आई थी जेपी नड्डा के एक बयान के बाद कि हमें आरएसएस की नहीं, हम खुद से कैपेबल हैं कि हम चुनाव जीत लें। लेकिन झटका लगने के बाद आरएसएस काफी नाराज हुई थी और इस नाराजगी का दंश झेलना पड़ा था। लेकिन हमने आपको कल ही खबरों में बताया था कि 14 महीने में 7 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बना लेना यह बड़ी उपलब्धि थी। यहां तक कि बिहार में भी जो नीतीश कुमार नाराज होकर के चले गए थे 2024 से पहले, उनको भी ला करके भारतीय जनता पार्टी ने मामला को सेटल कर लिया था। ऐसी स्थिति में आरएसएस थोड़ी नरम जरूर पड़ी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि आरएसएस पूरी तरह से एग्रेसिव निर्णय ले रहा था कि इस बार अध्यक्ष जो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का वो आरएसएस कैडर का व्यक्ति होगा। जो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ रही है या अनुशासन के साथ आगे का कदम नहीं बढ़ा रही है, उस पर अंकुश लगाएगा। यह मुश्किल कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किलों भरा था। जेपी नड्डा उस टीम का हिस्सा थे, राजनाथ सिंह भी उस टीम का हिस्सा थे और ये सभी लोग ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि उनकी साख बची रह जाए और अध्यक्ष का चयन भी हो जाए। इसमें हमने कई नाम बताए थे। हमने आपको नाम बताया था तब देवेंद्र फडणवीस का भी, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके अलावा हमने विनोद तावड़े का नाम बताया था, जो बिहार के प्रभारी भी हैं और बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए इनका नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे करके बिहार चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और अभी अभी उसने दिल्ली में जो जीत हासिल की है, उससे बिहार थोड़ा फोकस घटा है। घटा इसलिए है कि बिहार को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देकर के देश भर का चुनाव जो 2029 में जीतना है या अन्य राज्यों में जो जीतना है वो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए एक ऐसे कांस्टेंट आदमी की जरूरत है जिसका नाता कुछ और हो। इसमें हमने आपको नाम के लक्ष्मण के साथ साथ तेलंगाना ओबीसी के समाज से आते हैं, उनको लेकर के भी हमने कहा था। तो बीएल संतोषी, शिव प्रकाश और सौदान सिंह का भी नाम हमने आपको बताया था। इसके साथ साथ युवा की बात करें तो अनुराग ठाकुर का नाम इसमें सबसे ऊपर चल रहा था और अभी भी उस नाम को आप किनारे नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आरएसएस के साथ मंथन के दौर से गुजर रही है, जहां मंथन इस बात को लेकर के चल रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके साथ साथ और कौन उनका सहयोगी होगा। ये सारे लिस्ट तैयार हो रहे हैं। तो वहीं एक जो मंथन है बड़े स्तर पे हो रहा है कि कैसे इस देश की राजनीति को साधने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा तय किया जाए। ये कहीं ना कहीं नई सरकार जो दिल्ली में बनने वाली है और नई सरकार जो इस वर्ष के अंत में बिहार में बनेगी, उसको लेकर के भी इस पर मंथन चल रहा है। हमने आपको ओम माथुर का नाम बताया था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बताया था जो कि सांगठनिक कौशल के भरपूर है, सुनील बंसल का नाम हमने बताया था जो यूपी में बेहतर काम किए थे। इसके साथ साथ हमने वसुंधरा राजे का भी नाम बताया था। हमने आपको बताया था कि इस बार महिला को मौका दिया जा सकता है, इस बात को लेकर के भी हमने और भी कई नाम, पुंडेश्वरी का नाम हमने बताया था। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि सरोज पांडे का नाम, सुधा यादव का नाम, विनीता श्रीनिवासन का नाम हमने बताया था, डी पुंडेश्वरी का नाम हमने बताया था। इसमें आपको हमने वसुंधरा राजे का भी नाम बताया था। ये सभी नाम हमने जोड़े थे, लेकिन इन सब में संजय विनायक जोशी का भी एक नाम सामने आया था। आज जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो कई ऐसी बातें हमारे सामने खुल करके आ रही हैं, जिसमें आपको बता दें कि जिन नामों की चर्चा हमने की थी उन नामों में से अभी भी कई नामों पे चर्चा चल रही है और अंतिम फाइनल लिस्ट जो आधा दर्जन के आसपास हम नाम आपको बताए थे, जो 1 दर्जन से घटते घटते आधा दर्जन पर आए थे, अब इस नामों में 4 से 5 नामों पर चर्चा हो रही है। 18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार भी उसमें शामिल है। बिहार में भी अध्यक्ष चुना जाना है और नियमानुसार जब 28 राज्यों में से और केंद्र शासित प्रदेशों में से आधा से ज्यादा राज्यों में जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इसके लिए नियमन है। इस नियमन के तहत एक और नियम है कि 2 टर्म लगातार
अध्यक्ष रहने के बाद कोई तीसरे टर्म नहीं रह सकता है। जेपी नड्डा की बात करें तो जेपी नड्डा का कार्यकाल तो जनवरी में ही समाप्त हो गया था पिछले साल, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था और चुनाव था, इसलिए उनको हटाया भी नहीं जा सकता था। नए आदमी को रख करके कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत होती है, उसे नए सिरे सब समझना पड़ता और ये ऑलरेडी समझ चुके थे। अब जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो 2029 के चुनाव तक कंटिन्यू करेगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत ठोक बजा करके सोच समझ करके अध्यक्ष का चयन करना है और इसका असर बिहार पर भी होना है, यह भी बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को छोड़ करके, हालांकि नीतीश कुमार के बराबरी में एक राज्य उसने दिल्ली अपने हाथ में कर लिया है, इसलिए बिहार में अब बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। नीतीश कुमार के साथ आज भी वो सरकार का हिस्सा है, अधिक से अधिक होगा तो सरकार से बाहर हो जाएगी, लेकिन एक राज्य तो उसके हाथ में आ गया है। वर्तमान में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है, चाहे अकेले दम पे हो या फिर सहयोगियों के दम पर हो। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि एक्सटेंशन के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि होली से पहले 2 बड़े फैसलों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला ये कि 2-4 दिन के अंदर में आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री में जो चेहरे होंगे उसमें बिहार का कितना हिस्सेदारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट दिल्ली में भी रहेगा, जिसमें प्रतिनिधित्व इस तरह से दिया जाएगा कि जातीय भी साधा जाए और राज्य को भी साधा जाए। ऐसी स्थिति में यह पूरा मंथन चल रहा है और 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। इसी बीच में नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं, जहां यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, कयासों के बाजार में खूब चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार की मुलाकात नरेंद्र मोदी से होगी। हालांकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात बिहार में 24 तारीख को होनी है। भागलपुर में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में दोनों ही शामिल किए होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले हमने आपको बहुत खुल करके बता दिया था, लोकसभा चुनाव के बाद भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस बार आरएसएस और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी मिल करके तय करेगी और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस 20 वर्षों से कोई भी दक्षिण भारत से इस अध्यक्ष नहीं बना है और दक्षिण भारत के अध्यक्ष बनाने की बात इस बार इसलिए चल रही है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा पैर तो बढ़ाई है लेकिन मजबूत नहीं हुई है। इसी में 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एक तो हमने आपको डी पुंदेश्वरी का बताया, जिनके बारे में हम आपको डिटेल भी देते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आरएसएस भी चाहती है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसे 2029 के चुनाव के मद्देनजर मजबूती के साथ खड़ा किया जाए और इस समीकरण के साथ आगे बढ़ा जाए कि हिंदी पट्टी के क्षेत्र में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में सब कुछ हम संभालने में कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हमारी सत्ता, कर्नाटका में हम थे, वहां से हम बाहर हो गए, तेलंगाना में हम हैं ही नहीं, तमिलनाडु में किसी तरह से सरवाइव करने की जरूरत महसूस हो रही है, आंध्र प्रदेश में हम सरकार का हिस्सा है लेकिन हमारी उपस्थिति उस हिसाब से नहीं है। ये सारी बातें सोच करके, इस पर जोड़ घटाव करके दक्षिण भारत के किसी ऐसे नेता को जो अनुभवी भी हों और सारे समीकरण में फिट बैठते हो, ऐसे नेता की तलाश शुरू हो गई है। उसमें डी पुंदेश्वरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। डी पुंदेश्वरी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है राम नायडू और उनकी माताजी अभिनेत्री रही हैं विजय लक्ष्मी, उनकी पुत्री हैं। 2004 से ही वो भारतीय जनता पार्टी में हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। इसके साथ साथ इनका एक रिश्ता जो हमने आपको बहुत पहले बताया था चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है, उनकी रिश्तेदार भी हैं, इसलिए भी इनका महत्व बढ़ गया था। हमने तब भी बताया था आपको, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जो ये चर्चा चली थी उस समय भी हमने बताया था कि डी पुंदेश्वरी एक ऐसी हो सकती हैं। इनको हमने ये भी बताया था कि इनको लोकसभा का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इनको लेकर के काफी कुछ चल रहा था लेकिन गतिरोध कोई उत्पन्न नहीं हुआ और न ही किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति पैदा हुई, न कोई कंट्राडिक्शन हुआ। चंद्रबाबू नायडू भी मान गए और नीतीश कुमार भी मान गए कि जो फैसला करना है भारतीय जनता पार्टी करे, जिसे अध्यक्ष बनाना है बनाए, हमारी कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो डी पुंदेश्वरी का नाम उसके बाद अध्यक्ष की लिस्ट में शामिल हो गया, ऑटोमेटिकली शामिल हो गया। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के साथ साथ इस बात को भी लगातार मंथन के दौर से गुजरा जा रहा है कि इससे बिहार में कोई ईगो क्लैश नहीं हो।
अगर मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसी को बना दिया गया तो नीतीश कुमार के लिए परेशानी हो सकती है। दक्षिण का होगा तो उससे नीतीश कुमार का लेना देना बहुत दूर तक नहीं है। तो इसको लेकर के भी, बिहार के चुनाव को लेकर के भी दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं ध्यान उधर ज्यादा है। इसके अलावे आपको बता दें, डी पुंडेश्वरी के अलावे, जो कि काफी अनुभवी भी हैं, राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध भी हैं, परिवार से लेकर के फैमिली बैकग्राउंड भी उनका बहुत मजबूत रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण से एक और नाम सामने आ रहा है, एक आईपीएस अधिकारी हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई को तमिलनाडु के रहने वाले हैं और तमिलनाडु के रहने वाले होने के साथ साथ वो आईपीएस भी हुआ करते थे। उन्होंने वीआरएस ले लिया और वीआरएस लेने के बाद 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार वो संगठनिक कामों में जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि बहुत कैलकुलेटेड हैं, बहुत अनुशासित हैं, जो कहीं ना कहीं उस कोरम में, जो अध्यक्ष का कोरम है, उसमें फिट बैठते हैं। आरएसएस को भी इनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं उनमें से कई ऐसे नाम हैं जिन नामों पे अगर भारतीय जनता पार्टी मुहर लगा रही है तो आरएसएस को नाराजगी है। लेकिन दक्षिण भारत के ये दोनों ही नाम हमने जो आपको बताए, डी पुंडेश्वरी का और अन्नामलाई का, ये दोनों ही सर्वसम्मत से देखे जा रहे हैं। हालांकि ये परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी में कि सर्वसम्मत ही अध्यक्ष चुना जाता है। बीच में एक ऐसा फेज आया था जिसमें वेंकैया नायडू 2002 से लेकर के 2004 तक रहे थे और उसके बाद से कोई नहीं रहा है। यहां तक कि आपको बता दें कि नड्डा के कार्यकाल में जनवरी 2024 को खत्म हो गया था। उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह की बातें सामने आई। इस बीच आपको बता दें कि 20 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है या सोचा जा रहा है कि दक्षिण भारत से किसी को अध्यक्ष बना करके ये पूरा का पूरा मामला सेटल किया जाए। एक बार बीच में गतिरोध हुआ था जब आपने देखा होगा कि वेंकैया नायडू जब अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उस समय एक नाम और शामिल हो गया था और वहां एक गतिरोध उत्पन्न होने की और चुनाव कराने की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन उन्होंने भी अपना नाम समय पर वापस ले लिया था, इसलिए यह भी गतिरोध नहीं हुआ। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक सर्वसम्मत ही अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा रही है। इस बार भी सर्वसम्मत अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन विशेष फोकस जो है वो दक्षिण भारत पर है। इसके पीछे का कारण हमने आपको बता दिया। खास करके बिहार में जो चुनाव है, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत फूक फूक करके कदम रखना चाहती है। नीतीश कुमार को भी इससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। और होली के पहले जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि कुछ दिनों में ही आप देखिएगा कि इस महीने के अंत तक ही बिहार में भी और बाकी के राज्यों में जहां प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना है, वो भी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बूथ स्तर से लेकर के ऊपर के स्तर तक संगठनिक चुनाव जितने भी हैं वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस काउंटडाउन में एक फैसला तो नीतीश कुमार की तरफ से भी आना है। भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है ये भारतीय जनता पार्टी को लेना है, लेकिन नीतीश कुमार अगर फैसला कुछ लेते हैं इस तरह का जो सरकार से जुड़ा हुआ हो और बिहार से जुड़ा हुआ हो, तो उस फैसले का असर सब पर पड़ेगा। होली से पहले हमने आपको बताया था कि बिहार में उथल पुथल की एक बड़ी संभावना व्यक्त की जा रही है, इस देश की राजनीति में व्यक्त की जा रही है। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि अप्रैल तक सब कुछ यथावत रहेगा। नीतीश कुमार भले ही दिल्ली जा रहे हों, लेकिन दिल्ली जाकर के जब लौटेंगे तो बहुत बड़ा कोई राजनीतिक सुनामी आने की स्थिति नहीं नजर आ रही है। 24 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और यह कोशिश होगी कि एनडीए एकजुट है। असल खेल तो होली के बाद शुरू होगा, जब सीट शेयरिंग के समझौता और ये सारी परिस्थितियां जब टेबल टॉक नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ होगी, तब मामला सामने आएगा कि आखिर होना क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।